मुग़ल वंश की स्थापना कैसे हुई, किसने की, ये मुग़ल कहाँ से आए, इसके संबंध में आज हम आपको बताएंगे। मुग़ल वंश से संबंधित इतिहास से, चूँकि ये मध्यकाल का, भारतीय इतिहास के मध्यकाल का दूसरा भाग है, क्योंकि मुस्लिम काल दो भागों में बटा है। एक सल्तनत काल आप पढ़ चुके हैं, जिसने 320 ईस्वी 1200 सल्तनत काल, जिसमें सुल्तानों ने 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक शासन किया था। ये सल्तनत काल मुस्लिम काल का पहला भाग, जबकि दूसरा है जो मुग़ल काल है, इसकी स्थापना 1526 में हो गई और 1526 से लेकर 1707 तक औरंगजेब का समय चलता है। और जो मुग़ल काल आधिकारिक रूप से माना जाता है वो 1857 तक बहादुर शाह जफ़र तक माना जाता है। उसके बाद अंग्रेज़ों का शासन माना जाता है, यानी मुग़ल काल 1526 से लेके 1857 तक का काल माना जाता है, जो लगभग 300, ये भी करीब 320-25 साल के लगभग तक चलता है। तो हम देखते हैं भारत में, यानी जो मुस्लिम काल है वो मुसलमानों ने करीब 650 साल शासन किया, जिसमें 650 में आधा समय सुल्तानों का समय है और आधा समय मुग़लों का है। मुग़ल वंश की स्थापना भारत में करने वाला कोई और नहीं, वो बाबर हुआ करता था। बाबर जिसका पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर हुआ करता था। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का जन्म जो हुआ वो फरगाना में हुआ था। फरगाना ये सेंट्रल एशिया में एक जगह होती है, ये फरगाना में हुआ था। और उस समय यानी मुग़लों के आगमन से पहले भारत में सुल्तानों का शासन था। और सल्तनत काल में अंतिम किस राजवंश का शासन था? सल्तनत काल में लोदी वंश का। कौन शासक था? इब्राहिम लोदी था। लेकिन उस समय एक सशक्त हिंदू राजा भी शासन कर रहा था, जिसका नाम जानते होंगे आप, आपने पढ़ा, पिछले पढ़ाया था, राणा सांगा हुआ करता था। राणा सांगा एक सशक्त हिंदू शासक था इब्राहिम के समय में, इब्राहिम लोदी के समय में। इसी के समय में बाबर का भारत आगमन होता है। और कुछ इतिहासकार तो ये बताते हैं कि राणा सांगा ने बाबर को भारत पर हमला करने के लिए आमंत्रित किया था। क्यों? उस समय दिल्ली सल्तनत के सुल्तान था इब्राहिम लोदी, वह बहुत कमज़ोर शासक था। राणा सांगा सशक्त शासक था, लेकिन फिर भी उसकी अपेक्षाकृत, लोदी की अपेक्षाकृत सांगा जो था कमज़ोर था। इसीलिए राणा सांगा, कुछ इतिहासकारों का मानना है, बाबर को इसलिए बुलाया कि बाबर यहाँ आएगा, इस पर हमला करेगा, कमज़ोर हो जाएगा ये, और उसके बाद राणा सांगा इस पर कब्जा कर ये हिंदू राज्य स्थापित कर लेगा। ऐसा कुछ इतिहासकारों ने अपने विचार दिए हैं, इतिहास की पुस्तकों में लिखा है। कुछ भी हो, लेकिन कुल मिलाकर बाबर भारत आता है। और बाबर का भारत पर पहला जो विजय होती है, भारत पर पहली विजय, वो 1519 और 20 में बाजौर और भेरा पर होती है। बाजौर और भेरा पर होती है, ये जगह हैं इन पर। लेकिन सल्तनत वंश का, लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी अभी भी यहाँ शासन कर रहा होता है। 1526 में बाबर, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, ये यहाँ आता है और इब्राहिम लोदी पर हमला कर देता है। इब्राहिम लोदी इस समय, इसका चाचा जो इब्राहिम लोदी का होता है, दौलत खां लोदी, वो पंजाब का शासन करता होता है। लेकिन उसके चाचा से भी उसकी बनी हुई नहीं थी। इसीलिए कुछ इतिहासकारों का मानना है कि दौलत खां लोदी ने भी, यानी इब्राहिम लोदी के चाचा दौलत खां लोदी ने ही बाबर को
इब्राहिम लोधी पर हमला करने के लिए बुलाया था। तो इस वजह से यानी इस मत को भी कुछ इतिहासकारों ने मतलब प्रस्तुत किया है। कुछ भी हो, इब्राहिम लोधी पर 1526 में हमला होता है, बाबर हमला करता है और पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में पानीपत का प्रथम युद्ध में बाबर इब्राहिम लोधी को पराजित कर देता है और मुगल वंश की स्थापना कर देता है, अर्थात भारत में मुगल वंश की स्थापना हो जाती है। बाबर एक लंबा चौड़ा कद-काठी का इंसान था और ऐसा इतिहासकार बताते हैं काफ़ी वो समझदार पढ़ा लिखा भी था। बाबर में दो महान विजेताओं के अंश मौजूद थे, यानी वह अपनी माँ की ओर से चंगेज खान का और पिता की ओर से तैमूर लंग का वंशज था। ये दोनों ही महान योद्धा हुआ करते थे, चंगेज खान और तैमूर ये दोनों ही यानी तैमूर लंग नहीं, तैमूर ये दोनों ही बहुत ही उस अपने समय के जाने माने योद्धा थे। इस तरह से देखें वो माता पिता के यानी ओर से उनका वंशज था, कह सकते हैं। दो महान यानी सेना नायकों का यानी दो सशक्त सेना नायकों का रक्त संचार उसमें हो रहा था। किसमें? बाबर में। कुल मिला के 1526 में वह भारत पे हमला करके यानी इब्राहिम लोधी का शासन खत्म कर देता है पानीपत के प्रथम युद्ध में और किसकी? मुगल वंश की स्थापना हो जाती है। 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में जब ये जीत जाता है, विजयी हो जाता है कौन? बाबर विजयी हो जाता है 1526 में, तो वह एक कलंदर की उपाधि धारण करता है। कलंदर की उपाधि धारण करता है और कलंदर की उपाधि धारण की और साथ में ये जो विजय प्राप्त की उसने उस विजय में एक नई पद्धति को अपनाया था। युद्ध नीति थी ये सुलगमा एक युद्ध नीति को अपनाया था उसमें। तुलगमा युद्ध नीति को उसने अपनाया पानीपत के प्रथम युद्ध में। ये तुलगमा एक अपने समय की एक नई नीति हुआ करती थी। कुछ भी हो, उसने जो भी नीति अपनाई वह भारत में पानीपत के प्रथम युद्ध में सफल होता है। सफल होने के बाद वह कलंदर की उपाधि धारण करता है और साथ में वह काबुल वासियों को एक चांदी का सिक्का दान में देता है। खुशी में, विजय की खुशी में एक सिक्का, चांदी का सिक्का वह उनको दान में देता है। और इस तरह से हम देखते हैं यानी 27 अप्रैल 1526 को उसका राज्याभिषेक हो जाता है। क्या हो जाता है? उसका राज्याभिषेक हो जाता है। किसका? बाबर का राज्याभिषेक हो जाता है और वह यहाँ का एक शासक बन जाता है, भारत का शासक हो जाता है। 1526 के बाद उसने अगले वर्ष 1527 में एक युद्ध और लड़ा था। 1526 में कौन सा था? पानीपत का युद्ध। पानीपत का युद्ध किसको हराया? इब्राहिम लोधी को और मुगल वंश की स्थापना की। 1527 में बाबर ने यानी राणा सांगा पे हमला कर दिया। किस पे हमला किया इसने? राणा सांगा पर हमला कर दिया और ये युद्ध खानवा युद्ध के नाम से जाना जाता है। खानवा युद्ध इसने राणा सांगा को पराजित किया। एक भयंकर युद्ध हुआ क्योंकि राणा सांगा भी अपने समय का एक सशक्त शासक था। यह भयंकर युद्ध हुआ और इसी समय इस युद्ध में उसने जिहाद का नारा दिया था। काय का नारा दिया? जिहाद जानते हो किसे कहते हैं? अमूमन आज भी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यानी अखबारों में और टीवी पे आप सुनते होंगे कि जिहाद
आतंकवादी जिहाद कहते हैं, पाकिस्तान में जिहाद या तमाम जिहाद की बात कर। जिहाद जानते हो क्या होता है? शरीयत के अनुसार, इस्लामिक कानूनों के अनुसार जिहाद उसे कहते हैं जब धर्म संकट में हो जाए, जब इस्लाम धर्म संकट में हो जाए और इस्लाम धर्म संकट में आने पर उसके बचाव के लिए जो युद्ध लड़ा जाता है वो जिहाद कहा जाता है। समझ में आया नहीं है? जब इस्लाम धर्म संकट में आ जाए और उस इस्लाम धर्म संकट में आए, उस संकट से उबारने के, यानी इस्लाम धर्म को बचाने के लिए संकट से जो युद्ध किया जाए, धार्मिक युद्ध किया जाए, वो जिहाद कहलाता है। समझ में आया? तो किसने, बाबर ने जिहाद का नारा दिया था, किसमें? खानवा के युद्ध में, क्योंकि राणा सांगा से युद्ध जो करना था। ये उसने इस युद्ध में विजयी हो जाता है, ये विजयी हो जाता है। इसी समय उसने गाजी की उपाधि धारण की। यहाँ पर कलंदर की उपाधि धारण की, कलंदर, यहाँ पर गाजी की उपाधि धारण की। और ये युद्ध में राजपूतों का जमकर कत्लेआम किया। ऐसा माना जाता है कि इतने राजपूत मारे थे उसने, किसने? बाबर ने, कि राजपूतों की सिरों की, यानी उनके सिरों को काट कर उनकी मीनारें बनाई थी। क्या किया था उसने? उनके सिरों को काट कर उसका मीनार को खड़ा किया था। ये इस तरह का वर्णन हमें भारतीय इतिहास में मिलता है। एक और बता दें, 1528 में वह एक युद्ध और लड़ता है। 1528 में एक युद्ध लड़ता है जिसको हम कहते हैं चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध। चंदेरी के युद्ध में मेदिनी राय शासक को पराजित करता है। मेदिनी राय शासक को पराजित कर देता है। और मेदिनी राय को पराजित करने के बाद 1528 में, 1529 में वो एक युद्ध और लड़ता है, जिसे जो युद्ध घाघरा का युद्ध कहा जाता है। घाघरा का युद्ध इसमें वो अफगानों को हराता है। अफगान कौन थे? जो सल्तनत काल के बचे हुए लोग थे, जिसमें उस समय बाद में हमें शेर शाह सूरी के रूप में, या बिहार में बहार खान लोहानी जो होता है सल्तनत काल के बचे हुए शासक, वो उनको ये पराजित करता है। घाघरा के युद्ध में वो अफगान कहलाते हैं। तो उसने लगातार हर वर्ष युद्ध किए और युद्धों में किसी न किसी को पराजित किया। बाबर जो था वो पढ़ा लिखा था, यानी उसने एक फेमस पुस्तक भी लिखी है, अपनी आत्मकथा लिखी है। बाबर ने एक आत्मकथा भी लिखी है जिसको तुझ-ए बाबरी कहा जाता है। तुझ-ए बाबरी कहा जाता है। तुझ-ए बाबरी ये उसने लिखा है। ये उसकी जो पुस्तक है वो तुर्की भाषा में लिखी गई है। किस भाषा में है? तुर्की में लिखा है। तो इस तरह से हम देखते हैं वो इस तरह से वो अपनी आत्मकथा को लिखता है। उसने एक मुंबईयान शैली को जन्म दिया था। मुंबईयान शैली को जन्म दिया था। इसके साथ साथ उसने मापन की एक पद्धति को भी जन्म दिया। मापन की पद्धति यानी लंबाई, जैसे आज दूरियों को काय में मापते हैं, मीटर में मापते हैं। उसने दूरियों को नापने के लिए, जैसे सड़कों को नापने के लिए गज-ए-बाबरी की शुरुआत की। गज-ए-बाबरी की शुरुआत की। ऐसा माना जाता है, अयोध्या का प्रकरण आप सब लोग जानते हैं। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर उसके सेनापति मीर बांकी ने ही जब ये पूरब को विजय करता हुआ जा रहा था, तो इसका जो सेनापति था मीर बांकी ने अयोध्या में राम जन्मभूमि जिसको कहा जाता है, उसको एक मस्जिद के रूप में तब्दील या परिवर्तित करने की कोशिश की, यानी वहाँ उस पर गुंबद बनवाए। सबसे ये अयोध्या का प्रकरण आप लोग जानते होंगे। उन गुंबदों को 6 दिसंबर 1992 को आप लोग जानते होंगे, उस समय उसको ढा दिया गया और काफ़ी समय तक कोर्ट में मुकदमा चलता रहा। अंत में सुप्रीम कोर्ट ने, यानी
बाबरी मस्जिद के विरोध में, या यूं कहें राम जन्मभूमि के समर्थन में अपना निर्णय दे दिया और वो हमेशा के लिए राम जन्मभूमि के रूप में उसको स्वीकृति मिल गई, जहाँ मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। उसने मापन की जो गजे सिकंदरी की शुरुआत की, इसके साथ साथ वो एक काफ़ी सफल शासक भी माना जाता है। यानी कुछ विदेशी इतिहासकार उसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। हेनरी इलियट ये उसकी प्रशंसा में लिखता है, हेनरी इलियट, कि यदि वह इंग्लैंड में होता, बाबर यदि इंग्लैंड में होता तो निश्चित रूप से हेनरी चतुर्थ होता। अगर इंग्लैंड में होता तो वो हेनरी चतुर्थ होता, यानी एक सफल शासक होता। चतुर्थ, हेनरी चतुर्थ वहाँ का अच्छा शासक माना जाता है। बाबर की मौत हो गई 1530 में। इसकी मौत को लेकर बड़ा विस्मय बना हुआ है, यानी एक रोमांचक तथ्य सामने आता है। ये माना जाता है इसका बेटा हुमायूं था। हुमायूं, हालांकि इसके 4 बेटे थे। इन 4 बेटों में, यानी कई बेटे थे, इन कई बेटों में हुमायूं बड़ा बेटा था, काफ़ी समझदार भी था। हुमायूं बार बार बीमार पड़ रहा था। इसकी गुलबदन बेगम इसकी बहन भी थी, तो ये बार बार बीमार पड़ रहा था, तो ये ठीक नहीं हो पा रहा था। कौन? इसका बेटा बाबर का हुमायूं। बाबर ने एक संत से पूछा काबुल में कि ये कैसे ठीक हो, तो उसने बताया, उस संत ने कि बाबर से कहा, तुम्हारे पास सबसे जो अमूल्य चीज़ है, यानी अपने बेटे के प्रति, यानी सबसे अमूल्य चीज़ है, उसको आप न्यौछावर कर दें तभी ये बेटा ठीक होगा। तो उन्होंने कहा, मैं स्वयं से मेरे से ज़्यादा अमूल्य और क्या चीज़ होगी। कहते हैं ऐसा कि किताबों में मिलता है इतिहास की, तो ऐसा मानते हैं बाबर अपने बेटे हुमायूं के अपने चारपाई के चारों ओर घूमा और धीरे धीरे हुमायूं बीमार ठीक होता चला गया और बाबर बीमार होता चला गया और अंत में 1530 में किसकी? बाबर की मृत्यु हो गई। तो बाबर का जो समय है 1530 से लेके 1526 से लेके 1530 तक का है, और 1530 में उसकी मृत्यु के बाद कौन? उसका बेटा हुमायूं गद्दी पर बैठता है। कौन बैठता है? हुमायूं गद्दी पर बैठता है। इसकी मौत के बाद बाबर को कहाँ दफन किया गया? आगरा में दफन किया गया। बाबर को आगरा में दफन किया गया, लेकिन बाबर की ये इच्छा थी, वो नहीं चाहता था वह विदेशी धरती पर उसको दफन किया जाए। उसकी इच्छा थी कि उसे काबुल में दफन किया जाए। बाद में उस समय तो दफन कर दिया गया, लेकिन बाद में उसकी कब्र को कहाँ? अफगानिस्तान, काबुल को स्थानांतरित कर दिया गया। यहाँ से कब्र को उखाड़ा और वहाँ स्थानांतरित कर दिया गया। तो इस तरह से हम देखते हैं इसकी कब्र पहले रामबाग आगरा में है, वहाँ पर हुआ करती थी, लेकिन बाद में वो अब काबुल हो गई। इसके बाद इसका बेटा हुमायूं का शासन आता है। किसका आता है? हुमायूं। भारतीय इतिहास में मैंने पूरा भारतीय इतिहास पढ़ा, हालांकि वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़ी है, लेकिन भारतीय इतिहास में सबसे दर्दनाक अगर सीन आता है तो इस हुमायूं का आता है। मैं इसके सीन को देखकर यानी उसके इतिहास को देखकर बड़ा एक करुणा भी उत्पन्न होती है। इसका खैर पहले समझ लें, 1530 से लेकर 1540 तक शासन होता है इसका, और 1540 के बाद दूसरा काल आता है 1540 से 1555 और 55-56 का। बीच में जो गैप होता है 1540 से 1555 तक का जो समय है, 1555 तक का, इसमें सूरी वंश का शासन होता है, यानी शेर शाह सूरी जिसकी स्थापना करता है, सूरी वंश का शासन होता है। इसको यानी हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा, लेकिन जीवन भर लड़खड़ाता रहा, शासन का सुखभोग उसको नहीं मिला। यानी जैसा कि मैं आपको मतलब संक्षिप्त रूप से इसका इतिहास बताऊंगा। बाबर की पत्नी महाम अनगा से इसका जन्म मार्च 1508 में हुआ था।
यानी इसका जन्म मार्च 1508 में किससे, महम अनगा से, यानी जो बाबर की पत्नी थी उससे इसका जन्म हुआ। 1530 में ये जब बाबर की मृत्यु के समय ये बदखसा का सूबेदार हुआ करता था। काय का था? बदखसा। बदखसा एक तरह से बदखासा जो थी एक मध्य एशिया में जगह होती थी, वहाँ का सूबेदार था, क्योंकि यहाँ का शासक तो कौन था? बाबर था। बाबर के बारे में थोड़ा सा और मैं बता दूं, ध्यान से उतर गया था। बाबर ने खाकान की उपाधि धारण की थी। बाबर ने काय की उपाधि धारण की थी? खाकान। खाकान खाकान उस समय खान बहुत बड़ी उपाधि होती थी, जो सेनापति की बड़ी उपाधि थी, यानी खान। इसीलिए उसने खाकान की, क्योंकि वो सेनापति था, राजा था, शासक था, यानी खानों का खान। खाकान का मतलब खानों का खान, यानी जो अधिकारी थे, अधिकारियों का अधिकारी, सेनापतियों का सेनापति, उसने खाकान की उपाधि धारण की। और यानी उसने भारत में आकर उसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। किसने? बाबर ने। उसने पादशाह की उपाधि को धारण किया। पादशाह, बादशाह नहीं, पादशाह की उपाधि को धारण किया। पादशाह का अर्थ होता है कि ऐसा शासक जिसे कोई उसके पद से विचलित ना कर सके। इस उपाधि को उसने धारण किया। यह परंपरा आगे चलती रहती है। हुमायूं, यानी जब मौत हुई बाबर की 1530 में, तो हुमायूं बदखसा का सूबेदार था। उसको मैंने आपको बताया, बाबर ठीक हो गया, मतलब ये बीमार हो गया, ये धीरे धीरे बीमार रहता था, ये ठीक हो गया। बाबर की मृत्यु के बाद 1530 में ये गद्दी पर बैठ गया और 1539 तक ये शासन करता रहा। लेकिन ये नया राजवंश स्थापित किया गया था। कौन सा वंश स्थापित किया गया था? मुगल वंश। नया था ना। ऐसे में किनसे छीना मुगलों ने शासन? अफगानों से छीना। लोधी वंश, सैयद वंश अफगानी थे सल्तनत काल के, उनसे छीना था। लेकिन वो अभी भी छीन तो लिया था शासन, लेकिन वो अभी भी ताकतवर थे, वो अभी भी भारत में बिखरे हुए थे। इसीलिए वो बार बार मुगलों पे हमला कर रहे थे कि खोया हुआ शासन उनको मिल जाए। इधर हुमायूं ये शासन कर रहा था, उधर इन्होंने, हम आपको बता दें, उधर आपका बिहार में बाहर खां लोहानी अफगानी जो था वो शासन कर रहा था। उसी के अधीन एक सेनापति के रूप में कौन? शेर खां नाम का एक सैनिक भी उसके यहाँ सेवारत था। शेर शाह था उसको, इसका नाम था फरीद। वैसे बचपन का मैं आपको बता दूं, चाहे शेर शाह लिख ले चाहे शेर खां, बचपन का नाम इसका फरीद था। पहले इसको फरीद से ही जाना जाता था। ये वहाँ शासन कर रहा था, तो इसीलिए बहार खां लोहानी बार बार कोशिश कर रहा था कि उनको खोया हुआ राजा शासन उनको मिल जाए। ऐसा माना जाता है कि इधर हुमायूं शासन कर रहा था और 1539 तक ये शांतिपूर्ण शासन करता रहा, जबकि इन पे यानी इनका तनाव तो अफगानियों से था ही था। जब बहार खां लोहानी एक बार जंगल में शिकार करने गया था, कहाँ गया था? जंगल में शिकार करने गया था, तो वहाँ पर एक शेर, बहार खां लोहानी शिकार करने गया, उसके साथ में ये फरीद भी था। कौन था? फरीद भी था। तो जब वहाँ पहुँचा जंगल में, तो अचानक बहार खां लोहानी के साथ सामने शेर आ गया। तो शिकार तो किसी और का करने गया था, जीव जंतु का, लेकिन आ गया शेर। शेर के आगे तो आके आप जानते ही हो, आदमी को मार देता है, सिट्टी बिट्टी गुम हो जाती है। बहार खां लोहानी भयभीत हो गया, लेकिन उसने अपने स्वामी फरीद ने अपने स्वामी बहार खां लोहानी को आगे आकर तलवार से उस शेर का सामना किया और फरीद ने उस तलवार की सहायता से उस शेर को मार दिया। उसी समय बहार खां लोहानी इतना खुश हुआ, वो फरीद को ये बचपन का नाम जो शेर शाह था उसका नाम शेर खां रख दिया। क्या यह फरीद का नाम क्या रख दिया? फरीद था बचपन का नाम, इसका नाम क्या रख दिया? शेर खां रख दिया। शेर को मारने वाला, खाने वाला, मार दे खत्म करने वाला।
इसका नाम शेर खां हो गया, यानी शेर खां हो गया 1539 में। 1539 में इनके बीच टक्कर होना स्वाभाविक हो गया। 1539 में किसके बीच? हुमायूं और शेर खां के बीच में युद्ध होता है। ये युद्ध जो होता है, ये युद्ध चौसा के युद्ध से नाम से जाना जाता है। 1539 में चौसा का युद्ध, चौसा का युद्ध। ये किस किस के बीच हुआ है? ये हाँ, ये होता है शेर खां और हुमायूं के बीच हुआ ये युद्ध। शेर खां विजयी हुआ, लेकिन पूरी तरह से विजयी नहीं हुआ। शेर खां विजयी तो हो गया, हुमायूं युद्ध छोड़ के भाग गया युद्ध का मैदान। और जैसे ही भागा तो भागते भागते ये कर्मनाशा नदी में इसने छलांग लगा दी और वहाँ तैरना नहीं जानता था, ये डूबने लगा। जब ये डूबने लगा तो उसके साथ में एक भिश्ती था, उस भिश्ती ने अपनी मशक की सहायता से वो भी नदी में कूद गया, कर्मनाशा नदी में, और उस हुमायूं को बचा लिया, नहीं तो हुमायूं की जीवन लीला वहीं खत्म हो जाती। यही कारण था जब 1555 में हुमायूं दोबारा उसने सूर्यवंश को ख़त्म किया, यानी शेरशाह सूरी इसी के बाद अगले स्थापना करता है, उसको सूर्यवंश का अंतिम शासक सिकंदर सूरी को पराजित कर देता है 1555 में। और 55 में पराजित करने के बाद कौन? ये आपका हुमायूं जब दोबारा शासक बनता है 1555 में, तो क्या करता है? निजाम शाह नाम का जो भिश्ती होता है, जिसने उसे नदी में से बचाया था, वो एक दिन के लिए उसे राजा बनाता है। एक दिन के लिए निजाम शाह भिश्ती को बनाता है, एक दिन के लिए। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मुगल काल में वह कौन व्यक्ति था जो एक दिन के लिए राजा बना था? वो कोई और नहीं था, निजाम शाह भिश्ती था, जिसने हुमायूं ने बनाया, क्योंकि हुमायूं को उसने बचाया था। समझ में आया नहीं? 1539 में ये भाग खड़ा हुआ। आगे चलकर हुमायूं फिर बैरम खां, चूँकि इसका सेनापति था, बैरम खां शिया था, बड़ा हिम्मत वाला अनुभवी व्यक्ति था, क्योंकि वो बाबर के साथ का सेनापति था। ये इसका भी संरक्षण में ये भी इस समय मौजूद था। ऐसे में बैरम खां इसकी हिम्मत बनाता है और 1540 में पुनः शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच बिलग्राम का युद्ध होता है। बिलग्राम का युद्ध होता है। और इस युद्ध में ये भी होता है किसके? शेर शाह के बीच और हुमायूं के बीच। इसमें क्या होता है? हुमायूं पराजित हो जाता है, पूर्णतः पराजित हो जाता है, और हुमायूं यहाँ से भारत को इसको छोड़ना पड़ता है। कहाँ? ईरान की तरफ चला जाता है। और शेरशाह सूरी एक शासक बनता है यहाँ का, और सुल्तान सिकंदर की उपाधि धारण करके यहाँ का शासन अपने हाथ में लेता है। और इसी समय एक भारत में सूर्यवंश की स्थापना होती है। सूर्यवंश की स्थापना होती है। इस सूर्यवंश ने 1540 से लेकर 1555 तक इसने शासन करता है। ये शेरशाह सूरी द्वारा जो सूर्यवंश स्थापित किया जाता है। उधर हुमायूं जब लड़खड़ाता हुआ जाता है तो उसकी पत्नी जो होती है उसको वो गर्भ में होती है, और जैसे ही वो एक राजा वीर एक नाम होता है, वीर साल कोई ऐसा नाम है, तो वो उस क्षेत्र से गुजरती है, उसको प्रसव पीड़ा होती है। तो रास्ते में हुमायूं के साथ में कोई ज़्यादा लोग नहीं थे, कुछ चुनिंदा उसके साथी थे जो उसके वफादार थे। वहीं उसके एक संतान का जन्म होता है 1542 को उसके जन्म होता है। ये बच्चा कोई और नहीं था, ये अकबर होता है, जो आगे चलकर अकबर महान होता है। अकबर होता है। उस समय हुमायूं के पास खुशी में बांटने के लिए कुछ होता नहीं है, केवल एक कस्तूरी होती है। वही कस्तूरी को काट कर जो उसके साथी वफादार सैनिक होते हैं उनमें बांट देता है। और वो लोग उस समय ये ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जिस तरह से इस कस्तूरी की सुगंध चारों तरफ फैल रही है, आगे चलकर ये बच्चा भी ऐसा ही शासक बने जिसका यश चारों तरफ फैले, जो आगे चलकर अकबर महान हुआ।
शेरशाह सूरी के बारे में थोड़ा बहुत समझना बहुत ज़रूरी है। ये समझ लें इसके बारे में, मिटा दें इसको। सूर्यवंश यानी शेरशाह सूरी ने जो स्थापित की, इसने शासन किया कब से कब तक? 1540 से लेकर 1545 तक इसने शासन किया। किसने? शेरशाह सूरी ने। बड़ा ही एक दबंग तरीके से शासन किया। ये बहार खान लोहानी के यहाँ उस समय नौकरी करता था। हम आपको बता दें कुछ समय तक इसने मुगलों के यहाँ भी नौकरी की थी। आगे बाबर के समय में मुगलों के यहाँ नौकरी की थी। कुछ लोग तो ऐसा मानते हैं इसने मुगलों के यहाँ इसलिए नौकरी की कि मुगलों की पद्धति को वो समझ जाए। लेकिन जब बाबर के समय में ये सेना में आया था मुगलों के यहाँ नौकरी करने, तो बाबर बहुत बड़ा जानकार, अनुभवी, तजर्बेकार व्यक्ति था। बाबर ने इसको देखा तो अपने सैनिकों से कहा, इस अफगान से सतर्क रहना, ये अफगान बड़ा खतरनाक लगता है और इसके माथे में राजयोग लिखा हुआ दिखाई देता है। और उसकी बात सच भी निकली। आगे चलकर वो शासक भी बनता है। इस तरह से हम देखते हैं, यानी जैसे ही ये शासक बनता है तो ये एक तरह से सुल्तानुल आदिल की उपाधि धारण करता है। सुल्तानुल आदिल की उपाधि धारण करता है और गद्दी पर बैठ जाता है। गद्दी पर बैठता है और ये युद्ध का मतलब युद्ध हर बार युद्ध करता है, यानी युद्ध विस्तार करता है अपने राज्य का। लेकिन ज़्यादा युद्ध में आने की आपके यहाँ एसएससी लेवल बनते टेस्ट में ज़्यादा नहीं है। एक पॉपुलर युद्ध मैं वही बता रहा हूँ, 1545 युद्ध। 1545 में एक कालिंजर का युद्ध करता है। ये कालिंजर युद्ध ये बुंदेलखंड में एक भयंकर अपनी मजबूती के लिए प्रसिद्ध किला हुआ करता था। शेरशाह सूरी जैसे ही इस किले को घेरता है, हिंदू शासक के किले को घेरता है, उस पर चूंकि अपने समय का प्रसिद्ध किला होता है, बहुत मजबूती के लिए विख्यात होता है। शेरशाह सूरी 1545 में जब जाता है तो इस किले पर अपना घेरा डाल देता है। लेकिन यहाँ का शासक हिम्मत नहीं हारता। 6 महीने तक घेरा डाले रहता है। ये टस से मस नहीं होता है, ना किले को फतेह कर पाता है। लेकिन बताते हैं जैसे ही ये वहाँ पर उक्का नामक आग्नेय शास्त्र चला रहा था। अग्नि उक्का जो होता था आग्नेय शास्त्र होता था, यानी ऐसे चला के जैसे मिसाइल वगैरह जाती है, दूर गिरती है, फटती है, बारूद फटती है, वहाँ ऐसी उक्का नामक जहाँ भी जाता था फट जाता था, आग लगा लेता था। लेकिन उस किले की क्या करामात थी या कुछ समय का फेर था। ये उक्का नामक जब वो आग्नेय शास्त्र चला रहा था तो उक्का नामक आग्नेय शास्त्र उस किले की दीवार से टकराया और टकरा के पता नहीं क्या हुआ, वो वापस हो गया और पुनः किसने? शेरशाह सूरी ने जो चलाया उसी के पास वापस आ गया और वहीं फट गया, जिसमें शेरशाह सूरी का समापन हो गया, यानी वो ख़त्म हो गया 1545 में। इसके बाद इसका बेटा इस्लाम शाह सूर बनता है। कौन बनता है? इस्लाम शाह सूर अगला शासक बनता है। शेरशाह सूरी जो होता है वो एक तरह से अपने राजस्व सुधार के लिए जाना जाता है, यानी इसने चांदी का रुपया चलाया। चांदी का रुपया चलाया किसने? शेरशाह सूरी ने, जो ब्रिटिश मुद्रा का आधार बना। यानी ब्रिटिशों ने जो मुद्रा चलाई उसका आधार किसका था? यानी शेरशाह सूरी का सोने का जो चांदी का सिक्का था, रुपया था, वही था। यानी शेरशाह सूरी ने पहली बार जरीब का प्रयोग किया। जरीब जानते हैं आप लोग? नहीं। भूमि को नापने के लिए आज भी गांव में तहसील के अंतर्गत कर्मचारी लेखपाल होता है, कानून वो होता है, वो ज़मीन को नापते हैं तो वो जरीब के माध्यम से ही नापते हैं। ये जरीब की शुरुआत किसने की? इसी ने की थी। लेकिन बड़े पैमाने पर इसका प्रचलन अकबर ने आगे किया। लेकिन शुरुआत करने वाला कौन था? शेरशाह सूरी ही था, जरीब की शुरुआत करने वाला। इसीलिए उसने यहाँ पर 2 टैक्स लगा दिए। एक यानी महाशिलाना कर
जरीब का उपयोग किया। इसे जरीब जब उपयोग किया तो इसको जरीब का उपयोग किया भूमि की पैमाइश के लिए, माप कूद के लिए, तो उसने किसानों पर जरीमाना टैक्स या एक तरह से एक महाशिलाना जरीमाना या महाशिलाना टैक्स भी लगा दिया। यानी माप कूद का जो खर्च होगा वो ये जरीमाना या महाशिलाना के रूप में किसानों से टैक्स वसूला जाएगा। यानी कह सकते हैं शेरशाह सूरी ने यानी भूमि की माप कराई और माप कूद के लिए उसने बड़ी मात्रा में उपयोग किया सन की डंडी। काय की डंडी? सन की डंडी का उपयोग किया माप कूद के लिए। ये बहुत पॉपुलर हुई। तो इस तरह से हम देखते हैं उसने एक तरह से जनता की कल्याण के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए। जनता के कल्याण के लिए तो कम, हम आपको बता दें अपने सैनिक कल्याण के ज़्यादा किए काम। उसने पूरे साम्राज्य में 1700 सराय ही बनवाई। सराय जानते हो? जैसे आज आप लोग रास्ते में कहीं दूर जाते हो तो रास्ते में रोड के किनारे रुकने ठहरने खाने पीने की व्यवस्था होती है। क्या होते हैं? रेस्टोरेंट होते हैं, होटल होते हैं। लेकिन इनमें पैसा देना होता है, वहाँ पैसा नहीं देना होता था। वो सरकारी सराय होती थी, यानी रुकने की। वहाँ पर ऐसा माना जाता है हिंदुओं के पूजा पाठ की व्यवस्था अलग है और मुसलमानों की पूजा पाठ की व्यवस्था अलग हुआ करती थी। खाने पीने की, रहने की व्यवस्था होती थी। कोई व्यक्ति जाता था, कहीं रात हो जाती थी तो वो इन सरायों में रुक जाता था। 1700 अपने मार्गों के किनारे इन सरायों का उसने निर्माण कराया। तो इस तरह से उसने कुछ महत्वपूर्ण कार्य हमें यानी किए हैं, वो ऐसे हमें कुछ दिखाई देते हैं। उसने कुछ किलों के 2 किलों के महत्वपूर्ण यानी किलों के निर्माण भी कराए। किसने? शेरशाह सूरी ने। एक रोहतास का किला, रोहतास का किला ये उसने बनवाया, रोहतास का किला। और दूसरा एक तरह से एक रोहतास का किला है और एक किला और बनवाया उसने जो बहुत पॉपुलर है, ये शेरगढ़। दूसरा शेरगढ़ का किला। ये दोनों किले उसी ने बनवाए हैं। काफ़ी मजबूत किले थे, क्योंकि पहले किले बनवाना बहुत ज़रूरी होते थे, क्योंकि अपनी सुरक्षा के लिए ये व्यवस्थाएं करते थे। दिल्ली में उसने, हुमायूं ने, मैं आपको बता दूं, दिल्ली में एक दीन पनाह नगर बसाया था। जहाँ पुराना किला है दिल्ली में, आज जहाँ पुराना किला है वहाँ दीन पनाह नगर हुआ करता था। ये हुमायूं ने बसवाया था। इसी में दीन पनाह, दीन कहते हैं धर्म, यानी दीन पनाह, दीन यानी दीन धर्म की मतलब पनाह देने वाला ये नगर, ये हुमायूं ने दीन पनाह नगर बसवाया। और इसी में उसने एक लाइब्रेरी बनवाई थी हुमायूं ने। उसी लाइब्रेरी में यानी वो सीढ़ियों से गिर गया, वहाँ मौत हुई थी हुमायूं की। तो जहाँ दीन पनाह नगर को किसने? इस शेरशाह सूरी ने तोड़वा दिया। शेरशाह सूरी ने इस दीन पनाह नगर को तोड़वा दिया और यहीं पर पुराने किले का निर्माण करवाया। जहाँ आज दिल्ली में पुराना किला है, यहीं से हुमायूं ने दीन पनाह नगर बनवाया। इस दीन पनाह नगर को तोड़वा कर शेरशाह सूरी ने पुराने किले का निर्माण करवाया, जो आज दिल्ली में मौजूद है। ये पुराना किला शेरशाह सूरी द्वारा ही बनवाया गया है। उसने पाटलिपुत्र का नाम बदलकर पटना कर दिया। किसने? शेरशाह सूरी ने पाटलिपुत्र का नाम बदलकर पटना कर दिया। और साथ में हम आपको बता दें, उसने एक तरह से उसने अपना उसका जो मकबरा है, उसका मकबरा एक झील के अंदर है। हालांकि मकबरों का जो स्थापत्य कला के अंतर्गत जिनका पढ़ाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। सारे मकबरे जो शासकों के हैं वो इकट्ठा ही बताएंगे लास्ट में। यानी बहुत ही सशक्त शासक होते हुए हमें नजर आता है। शेर अब्बास सरवानी एक इतिहासकार हुआ है। उसने शेरशाह सूरी को दूसरा हैदर कहा है, दूसरे हैदर के नाम से पुकारा है। तो ये इसका इतिहास है। इसके बाद में हम देखते हैं इस्लाम शाह सूर का शासन आता है और कुछ साल तक 45 से लेकर 50-51 तक शासन करता है। कौन? उसका बेटा इस्लाम शाह सूर। उसके बाद सिकंदर सूर का शासन आता है। सिकंदर सूर यानी इसके बाद किसके बाद आता है? इस्लाम शाह सूर। और इसके बाद आता है सिकंदर सूर जो आता है 1555 में। सिकंदर सूर को कौन? हुमायूं
पुनः बैरम खां उसका जो सेनापति होता है उसकी हिम्मत के, यानी वो बैरम खां तो हालांकि बहुत हिम्मत वाला था, हुमायूं तो ये सोच रहा था कि मैं हिंदुस्तान को छोड़ दूँ। हालांकि हुमायूं के 4 भाई थे, बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं के 4 भाई थे, अस्करी, कांदा, एक हिंदाल, एक हुमायूं और एक और था। ये 4 भाई थे। चारों भाइयों में जब बाबर की मौत हुई तो बाबर ने अपने साम्राज्य को 4 भागों में बांट दिया और चारों भाइयों को अलग अलग राज्य दे दिया। अकबर के जब संतान की उत्पत्ति जो अकबर की हुई हुमायूं के, तो अकबर ने अपने बेटे को हिंदाल को सौंप दिया था, जो भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में उसका भाई शासन कर रहा था, और ये ईरान चला गया। ईरान से चूँकि इसने तो हिम्मत हार दी कि शासन अब हमें नहीं मिलेगा, लेकिन इसके साथ में जो बैरम खां सेनापति था वो बहुत साहसी हिम्मती व्यक्ति था, उसने हिम्मत को नहीं हारा और फिर अपने यानी शासक हुमायूं से कहा चलो देखते हैं। जब वो वापस आता है 1555 में, उस समय सिकंदर सूर शासन करता है और हमला कर देता है सिकंदर सूर पर, ये पराजित हो जाता है। कौन? सिकंदर सूर। और हुमायूं पुनः गद्दी पर, यानी बाबर उसके क्या नाम है बैरम खां के प्रयास से पुनः गद्दी पर बैठता है 1500, यानी दूसरा जो शासनकाल आता है हुमायूं का कब आता है? 1555 में, और 1556 तक शासन करता है। 1556 में यहाँ पर जो थोड़ा बहुत नगर रह गया था दीनपरा, उसकी सीढ़ियों से गिरकर यहाँ मौत हो जाती है। और जब इसकी मौत होती है तो इस समय इसका बेटा जो अकबर होता है, अकबर का बचपन का नाम बदरुद्दीन था। अकबर का बचपन का नाम क्या था? बदरुद्दीन था। ये बदरुद्दीन उस समय लगभग 14 साल का होता है जब हुमायूं इसके, यानी बदरुद्दीन, यानी जो बाद में अकबर के नाम से जाना गया, इसका पिता हुमायूं, ये इसकी मौत होती है तो ये 14 साल का कलानौर में था। हुमायूं ने अपने बेटे बदरुद्दीन यानी अकबर को किसको? बैरम खां को सौंप दिया कि इसको शिक्षित दीक्षित करिए, पढ़ाइए लिखाइए, यानी व्यक्तिगत तौर पे, ना कि किसी स्कूल में, यानी मदरसे स्कूल में नहीं। बैरम खां इसको शिक्षित दीक्षित करता था और धनु विद्या सिखाता था, लड़ाई के गुर सिखाता था। उस समय अकबर या बदरुद्दीन ये अपने गुरु या बैरम खां के साथ में पंजाब में कलानौर पे था, लेकिन वो उहापोह का दौर था। तुरंत बैरम खां ने जैसी ही मौत की खबर लगी हुमायूं के, तो उसने वहीं चबूतरे पे बैठाल के कहा पंजाब के कलानौर में बदरुद्दीन का ज़मीन पे बैठा के मिट्टी से राज तिलक कर दिया और उसको अगला शासक 14 वर्ष की अवस्था में घोषित कर दिया। तो ये मैंने आपको अकबर तक का मुगल काल का इतिहास बता दिया। अगली क्लास में हम आपको अगले तक का इतिहास बताएंगे, अकबर से कोशिश करेंगे कि 3 क्लासों में ये पूरा ख़त्म कर दें। ठीक? जलालुद्दीन मोहम्मद बाबर था, जलालुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, इनके सबके नाम के आगे जलालुद्दीन लगते हैं। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, उसका भी नाम ये जलालुद्दीन सबके लगते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।